So we are continuing the terms related to immunity. We have read immunity, we have read antigen, we have read antibody. In next we have anti-serum. What? That is anti-serum. क्लियर है? बेसिकली एंटी सीरम क्या होता है? सीरम, अच्छा एक होता है ना सीरम टेस्ट, जहाँ पे बॉडी के फ्लूइड्स को लेकर के हम टेस्ट करते हैं ना, ब्लड में से इसको लेते हैं और इसको बोलते हैं सीरम टेस्ट, समझे क्या? और जो बड़ी बड़ी बीमारी वगैरह होती है ना, जैसे अगर डेंगू अगर हटता नहीं है या फिर काफी दिनों तक रहता है, तो इसके लिए हम लोग सीरम टेस्ट कराते हैं, जो कि मेरा हुआ था जब मैं कंटिन्यूसली कभी टाइफाइड हो रहा था, कभी मलेरिया हो रहा था, कभी डेंगू हो रहा था। तो मैं इस हिसाब से इमेजिन कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या होगा। तो तब से लेकर आज तक मुझे कोई डिजीज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे टाइफाइड भी हुआ है, क्योंकि मुझे मलेरिया भी हुआ है, क्योंकि मुझे डेंगू भी हुआ है, और स्मॉल पॉक्स से चिकन पॉक्स दोनों में कोई एक हुआ है। मतलब सारे बीमारी हो चुके हैं, तो मुझे अगला चांस नहीं ना, इसलिए मैं कंटिन्यूसली क्लास लेते रहता हूँ। तो एंटी सीरम में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स के सीरम को लेते हैं, तो इस सीरम में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। मान लो कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक करेगा, मान लो आर नाम से कोई आपके पास क्या है, पैथोजन है, आर नाम से क्या है आपके पास एक पैथोजन है जो कि आपके बॉडी में अटैक करेगा, तो टी नाम से कोई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होगा, समझे क्या? तो इसी हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये एंटी सीरम में ये सारा चीज प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मजाक नहीं है, सही बात है, समझे क्या? आरती फॉर रितिका पात्रा एंड टी फॉर तनु श्री नहीं ना, राम तनु। चलो कोई नहीं, एंटी सीरम में लिखिए सीरम ऑफ एनी एनिमल्स, सीरम ऑफ any animals which contains, आप लोगों को पढ़ने का टाइम मिलता है ना सेल्फ स्टडी के लिए यार? नहीं सर। क्यों? तो 4 घंटा तो आप ही ले लेते हो। मतलब फिर कौन लेने के लिए बोलता है? तो फिर सिलेबस नहीं होगा। तो क्या के लिए सिलेबस नहीं होगा ना फिर। फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी सीरम बोलते हैं। ठीक है? ये बॉडी के ब्लड के अंदर एक फ्लूइड लिक्विड होती है, फ्लूइड होती है, इसके अंदर क्या होती है, हर एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एंटी सीरम बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगला टॉपिक लिखिए वेनम, उसको बोलते हैं जहर। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कि तेरे जुबान से, अपने मुंह से जहर क्यों उगल रहा है, क्या मतलब इसका, या उसके दिमाग में जहर क्यों भर रहा है? इसका मतलब क्या है कि देयर आर सम सब्सटेंस, सम केमिकल्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय स्नेक एंड सम इंसेक्ट्स, जो कि कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पता है दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉइजनस चीज क्या होती है? मतलब ऐसा कर सकते हो, वो तो पता है कौन होता है, इंसान होता है। अगर आप ऐसा कभी ट्राई करो, ऐसा कुछ मेडिकली मुझे पता नहीं, बस मैं एक एनालाइजेशन के बेस पे कहता हूँ कि मान लो अगर इसने आपको, अगर इसने काट लिया, फॉर एग्जाम्पल तनुश्री को इसने काट लिया ना, ऐसा नहीं है, डर मत, वो काट नहीं रहा है, तो अगर तनुश्री हिम्मत करके उस स्नेक को काट जाए तो स्नेक मर जाएगा, तनुश्री जिंदा रह जाएगी, समझे क्या? इतनी पावर होती है। इसलिए किसी को ना इंसान की तरह दांत नहीं काटते हैं, बाइट नहीं करते हैं, समझे क्या? उसको बोलते हैं ना कुछ जिसकी पावर होती है अच्छी खासी होती है, समझे क्या? तो वेनम को लिखिए पॉइजन, और ये क्या होती है, ये एक केमिकल होती है, मतलब ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस secreted by snake and some insect। आप लोग को फिजिक्स का सिलेबस मिल गया क्या? नहीं सर। तो मैम को मैसेज डाला था, मैम बोली कि कल भेजेंगे, भेजे नहीं उन्होंने। अरे आपने कल सर से बात नहीं किया था? आपने बोला ना मैम से करो। अरे जो रितिका, आप अलम से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ आप लोगों तो का? वो सुजल ने डाल दिया था मैसेज मैम को, मैम ने फिर भी नहीं दिया, तो लगा कि मैम ही देने वाली, आपने बोला था तो। एग्लूटिनेशन। तो आप आज पूछ लो ना सर को, और आप अपडेट कर दो ग्रुप में। मैं किसी का ड्यूटी छीन नहीं सकता ना, इसे आप बात कर लीजिए। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन क्या होता है? बेसिकली जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इससे हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी करते हैं। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना? अरे क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है उसी के स्टडी को बोलते हैं सीरोलॉजी। क्लियर? सो इसमें हम लोग को बात करना है क्या, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, उसके अगेंस्ट में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी ना, आगे ना?
दोनों के बीच में रिएक्शन चलेगा मतलब जंग चलेगा, वार चलेगा। जो जीतेगा वही सिकंदर ना, आरतिका, जो हाँ सर। जीता वही शिव शंकर, वही शिव हर्ष बनकर, हाँ कि ना। तुम्हारा नाम क्या है पूरा? सर शिवहर्ष बांधकर। अच्छा बांध कर ना, खुला कर नहीं ना। हाँ तो मैंने क्या बोला, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड सो, क्लियर है क्या? एंड इट्स स्टडी, किसका? इसी रिएक्शन के स्टडी को क्या बोलते हैं? एंड इट्स स्टडी इज कॉल्ड, अरे क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी, सेरोलॉजी। क्लियर है क्या? जब डॉक्टर्स बनेंगे तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, समझे क्या? लैब वाला आपको वो करके देगा, सब कुछ कर प्रिपेयर करके देगा, आपको उसमें एनालाइज करना पड़ेगा, समझे क्या? हाँ सर। शुड आई प्रोसीड? एक मिनट लिखिए। सबसे ज्यादा लिखने में टाइम तुम्हें लगाता हूँ। नहीं सर, तो मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई करते हैं ये टाइम ज्यादा लगाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इम्यूनिटी। नेक्स्ट लिखो इम्यूनिटी। क्या लिखो? इम्यूनिटी। लिखा क्या? अरे लिखा? हाँ इम्यूनिटी, क्या नीटी? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बेस पे बात करें, बेसिकली ये दो टाइप का होता है। एक जो एक्वायर्ड किया जाता है, एक जो एक्वायर्ड किया जाता है। और ऐसा इम्यूनिटी कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। एक होता है इननेट, जो रितिका पहले क्लास में बोल रही थी क्या? हाँ जी, दिस इज स्पेसिफिक। जो हम लोग बाहर से लेंगे वो क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। जो बाय बर्थ होगा क्या बोलेंगे? नॉन स्पेसिफिक। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब ये होगा कि दिस विल बी पैथोजन स्पेसिफिक। क्या का स्पेसिफिक? पैथोजन स्पेसिफिक। हर पैथोजन के लिए अलग अलग इम्यूनिटी होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, इसमें आपको इस एक्वायर्ड में आपको दो मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ जी, एक्वायर्ड में आपको बस दो मिलेंगे, एक्टिव वाला होगा और पैसिव वाला होगा। क्या क्या होगा? एक्टिव वाला और पैसिव वाला। अगर एक्टिव के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? एक्टिव के बारे में बात करें, इसमें आपको नेचुरल मिलेगा। क्लियर है क्या? नेचुरल इन्फेक्शन। हेलो। दूसरा मिलेगा Yes, आपको इसमें आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। है ना? इंड्यूस्ड बाय हाँ सर। वैक्सीनेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर पैसिव के बारे में बात करें तो पैसिव में आपको नेचुरल होगा। समझ रहे क्या? पैसिव में आपको नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल में आपको दो मिलेंगे,
नेचुरल में आपको 2 मिलेंगे। आपने नाम सुना होगा IgG, बोलते हैं ना, मान लो किसी को बुलाते हैं IG कि हाँ जी आई, बोलते हैं ना जी आई। तनुश्री की अम्मी बोलेगी तनुश्री इधर आओ, तो जी आई बोलते हैं ना, तो IgG बोलेंगे। IgG कहाँ से मिलेगा बताइए, मदर्स मिल्क। कहाँ से? सर कोलेस्ट्रॉल में था। कोलेस्ट्रम, ओके। कोई बताएगा कोई? कोलेस्ट्रॉल में IgA था ना, क्या था? तो याद नहीं आ रहा वो अभी। पढ़ोगे तब तो याद आएगा ना। पढ़ा था सर। घंटा पढ़ा है तो लोग, पढ़ाई नहीं तो लोग। एक होता है IgA, बड़े होते तो मुझे आंसर दे देते ना। मैंने IgA बताया था कोलेस्ट्रॉल में होता है, IgA होता है कोलेस्ट्रॉल। IgA कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल से मिलता है। कोलेस्ट्रम में। और IgG मेरे घर में, मेरे पास कहाँ? तो ताता पारा मैंने क्या? तो बॉडी में पहले से होता है क्या वो? एक्वायर्ड है तो बॉडी में पहले से कहाँ से होगा? यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा है दिस इज एक्वायर्ड, तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा दिस इज एक्वायर्ड है ना, फिर काय का? हाँ innate। मेरे बात समझ में आ रही तुम्हें क्या? हाँ जी। हाँ सर। जब ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि इसमें दिस इज एक्वायर्ड, देन हाउ इट इज प्रेजेंट बाय नेचर? चलो प्लेसेंटा से आ सकता है। मुझे बताना कहाँ से आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। चलो कोई नहीं, तुम्हें नहीं पता। Mother's मैंने milk. मैंने बताया था, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अरे यार देख, प्रेग्नेंट कौन होती है? लेडी होती है। अरे हाँ कि ना, प्रेग्नेंट होती है लेडी, हाँ। और जब प्रेग्नेंट होगी तो प्लेसेंटा भी होगा। अरे हाँ कि ना, तो जी है गर्ल, और गर्ल प्रेग्नेंट होती है ना, अरे शादी प्रेग्नेंट होने से पहले लड़की होती है ना वो, तो कहाँ से आएगा? ये प्लेसेंटा से मिलेगा। अगर ये शॉर्टकट तुम्हें समझ में नहीं है तो आप अपना शॉर्टकट अपना सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। अब मैंने बोला IgA, A फॉर अम्मी, और अम्मी ही मिल्क पिलाती है तो मिल्क फीडिंग करती है, और मिल्क फीडिंग में क्या मिलता है? मिल्क फीडिंग में कोलेस्ट्रम मिलता है। अरे कहाँ मिलता है? इतना अच्छा अच्छा तुम्हें राइमिंग वर्ड्स बना करके दिया हूँ, तुम लोगों को याद नहीं रखना, तो हम क्या करें, हम क्या करें भगवा? अगला है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नॉट आर्टिफिशियल। इसके लिए हम लोग बात करते हैं क्या? एंटी सेरम। क्या बात करते हैं? एंटी सेरम। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। तो सेरम ब्लड का कौन सा वाला पार्ट रहता है बता सकते हो? सेरम ब्लड का कौन सा पार्ट रहता है? आपने पसल्स वगैरह देखा है क्या? जब ड्यूरिंग बाउंड जो ब्लड से निकल, जब जब वो सूखने हाँ। लगता है तो कुछ लिक्विड निकलता है, तो बॉडी के बॉडी जो अपना ब्लड है उसके अंदर एक पोर्शन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। सीरम बेसिकली क्या है आपके पास? एक तरीके का फ्लूइड है जो कि ब्लड में मिलता है। क्लियर है क्या? हाँ। सीरम टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम टेस्ट बोलते हैं। और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता। क्लियर है क्या? और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये कोई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। समझे क्या? बेसिकली इट इज डिफाइंड एट ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, और वी कैन से ब्लड विथ ऑल सेल्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड। समझे क्या? हाँ। क्लोटिंग फैक्टर को छोड़ के वो सारा का सारा क्या होता है? सेरम बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। हाँ जी, सबको क्लियर है? अच्छा हाँ, लोग अलग अलग वो लिखते हैं, अपना इंस्टीट्यूट नाम लिखते हैं, बोलते हैं ना सीरम इंस्टीट्यूट, सुना है कभी क्या? हाँ तो हाँ। इसी से लिखते हैं। समझे क्या? आगे बढ़ूं Yes, क्या मैं? शुड आई प्रोसीड? यस सर। हाँ सर, बोलो सर। यस सर। यस सर बोलना है तो फिर इतना घुमा के क्यों बोलता है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इम्यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, बड़ा सा हेडिंग डाल के लिखिए इम्यूनिटी। तो कब से वही लिख रहे हैं? ऑलरेडी डाला है। आप इसको डिफाइन करना है ना, इम्यूनिटी होता क्या है। अब सारे जो टर्म हमने अभी पाई चार्ट में पढ़ा ना, क्या हो गया? डोंट फील हेड डाउन ना, मैं सर नीचे झुक जाएगा तो फिर उठ नहीं पाओगे। समझे क्या? ये सर में दर्द आए तो पीछे आसपास में अगर दीवार वगैरह हो उसमें लगा सकते हो, दर्द ठीक हो जाएगा ना। नहीं है सर, दीवार इसीलिए हाथ ही सपोर्ट है। तो सामने ही लगा ले, फिर बेंच है ना उसी में फटक ले, ठीक है। अगर इम्यूनिटी को मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं तो कैसे डिफाइन कीजिएगा बताइए? हाउ विल यू The डिफाइन? ability of the body to fight against disease-causing organisms conferred by the immune system. इट इज अ लाइन ऑफ एंजाइटी। हाँ, लर्न किया था। अच्छा लर्न किया था इसलिए चिपका दिया मेरे पास। एनीवन एल्स? आपने इसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिखवाया था ना? तो बताना क्या लिखाया था?
Resistance of the body against pathogen और or disease. अगर हम लोग बात करें इफ इन एवरी डे टू डे लाइफ वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, अगर अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होती, इम्यूनिटी नहीं होती, तो हम हर दिन बीमार पड़ते हैं। इनफैक्ट हम बड़े हो ही नहीं पाते। जो आप इतने बड़े बड़े मासूम चेहरा बन के क्लास में बैठे हो ना, आप लोग भी पढ़ते नहीं हो पाते, वरना में पढ़ाने के लिए होता। तो इसको बचाने के लिए अपने पास क्या होती है, एक सिस्टम होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द इम्यूनिटी। क्लियर है क्या? और ये अपने बॉडी में अंदर रह करके जो बाहर जो इन्फेक्शियस एजेंट है उससे लड़ता रहता है। जब हमेशा वो जीतता है, जब वो हार जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, बोलते हैं मम्मा मैं बीमार हूँ, सर एक्सक्यूज मी, अच्छा ऐसे बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज आई एम नॉट एबल टू जॉइन द क्लास। समझे क्या? बहुत अच्छा सा इंग्लिश बोलते हैं ताकि टीचर के दिल में ठंडक पड़े। समझे क्या? असल कोई सर्विस एफर्ट कर रहा है, किया जा रहा है, इसलिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज। हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ these exposure leads to being disease condition. In fact, this is due to that body is able to fight from itself within the body against those pathogens which are going to be cause disease. अगर जब अपना इम्यून सिस्टम वीक होता तो अपने को डिजीज कॉज करता, yes or no? अपना इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो ज्यादा बीमार पड़ता है। समझ में आ रही है क्या? जिनको जो बीमार पड़ता है इसका मतलब ऑलरेडी वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, जो बार बार बीमार पड़ता है फिर ठीक हो जाता है, इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। क्लियर है क्या? अगर वो सर्वाइव कर गया इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेटर फेज ऑफ लाइफ में बीमारी नहीं पड़ेगी। आगे ना, मैं लास्ट टाइम बीमार पड़ा था, अच्छा तगड़े वाले बीमार, जहाँ पर मुझे सलाइन चढ़ाया गया था, दैट इज 12 and 13 एंड नॉट 14, 12 और 13 में बीमार पड़ा था, उसके बाद पड़ा ही नहीं बीमार। समझे क्या? जैसा क्यों होता है कि तभी मैं उसी कम 2 साल की ड्यूरेशन में मुझे टाइफाइड भी हो गया, मलेरिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया, चिकनगुनिया नहीं हुआ था ना, कोई बड़ी बीमारी टीबी वगैरह कैंसर वगैरह नहीं हुआ। समझे क्या? तो मैंने क्या बोला कि ये इम्यूनिटी होती है जो कि अपने बॉडी के अगेंस्ट, अपने बॉडी के फेवर में लड़ती है और उन पैथोजन के अगेंस्ट में लड़ती है। क्लियर है क्या? एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर और फॉरेन एजेंट से लड़ करके उनको डिस्ट्रॉय करता है और वो खत्म करता है विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस, जो कि एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा होगा। ठीक है? वैसे मैं एनिमल टिश्यू का आपको नोट्स में शेयर सारा कर दूंगा। आई थिंक 7 लेक्चर खत्म हो गया है, 8 लेक्चर चलेगा नेक्स्ट। सो वी कैन से द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी और द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। क्लियर है? दिस कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसमें लिखिए द ओवरऑल एबिलिटी, बैठ के माथे के टाइम पास करके लिखते रहिए, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज ऑफ द होस्ट होगा। एबिलिटी क्या बोला है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, सही है, ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं ना। तुम लोगों का भी प्यार से कुछ ना नाम होगा, तनु, फनु, अनु, ठीक है ना? वैसे इसका भी नाम क्या है? पैथोजन है। क्लियर है क्या? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और द पैथोजेंस, एंड दिस कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम और वी कैन से दिस कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंड दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। हाँ सर। ये मैंने आपको 2 टाइप का लिखाया, ठीक है ना? मैंने आपको कितने टाइप का लिखाया? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में 2 टाइप का, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें पहले हम लोग बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी। क्या बात करेंगे? इननेट कौन होते हैं? इननेट कौन होते हैं? फ्रॉम बर्थ जो है, बाय बर्थ, ठीक है ना? और हमें बाहर से कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेना नहीं पड़ता है। समझे क्या? उसे आप चाहे खुद के लिए ले भी सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसी को टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में पहला बोलते हैं, जो कि बाय बर्थ अवेलेबल होता है। क्लियर है क्या? जैसे कि थाइमस ग्लैंड वगैरह अपने पास अवेलेबल है क्या? सो वी कैन से इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक फॉर द सोर्स। किसी भी स्पेसिफिक के लिए, ये कोई खास पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। जो भी है सबसे लड़ेगा, भले वो हार जाए लेकिन लड़ेगा सबसे। ठीक है ना? कुछ देर तक आपको बीमार पड़ने नहीं देगा। जहां बीमार पड़ गया इसका मतलब आपके अंदर का जो इम्यूनिटी था वो कमजोर था और वो हार चुका है, इसलिए आपको बीमारी हुई है। क्लियर है क्या? तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या बात करेंगे? सो द इम्यूनिटी, द नॉन
specific type of immunity, क्लियर है क्या? that is present by birth, समझ में आ रहा है क्या? और we can say at the time of birth. बात समझ में आ रही है? हेलो, बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जल्दी लिखिए। and this immunity is given by, or we can say accomplished by, this immunity is accomplished by providing different types of barrier to the entry of pathogens. मतलब अपने बॉडी में जाने से पहले इनको बहुत सारे रास्ते से गुजरना पड़ेगा। पहला रास्ता स्किन, अरे हाँ कि ना, we have only certain openings अपने पूरे बॉडी में, ऐसे ना हर जगह ओपनिंग होती है, कुछ खास जगह में ओपनिंग है ना, तो उनके अलावा पूरे स्किन, दैट पूरे बॉडी इज, फुल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। नो सर। दिस इज accomplished by, तुम लोग साथ ही साथ में इसको लर्न करते चलो। जब आप लिख लिए तो ऐसी टाइम में आप इसको लर्न करने की कोशिश करो, आपका टाइम रिवीजन का टाइम बच जाएगा, मतलब उस टाइम कम टाइम लगेगा, समझे क्या? उस टाइम कम टाइम लगेगा, उस वक्त कम टाइम लगेगा। सो दिस इज accomplished by providing different types of barrier, जैसे हम लोग बैरियर और कहाँ पढ़े थे? कॉन्ट्रासेप्टिव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर? टू द एंट्री ऑफ, कहाँ? नर्वस सिस्टम में बैरियर कहाँ था? तो ब्लड ब्रेन बैरियर था ना? क्या था? ब्लड ब्रेन बैरियर। पता नहीं तू क्या बोल रहा है। सर वो स्पर्म वाला था ना, वो एक आई थिंक वो बोल। तो नर्वस सिस्टम में कहाँ से था? चलो कोई हटाओ। बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एंटीजेंस। क्लियर है क्या? या फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स। क्लियर है क्या? इनटू आवर बॉडी। आगे बढ़ो मैं? Yes, sir. सर एक मिनट। जिनका हो गया नेक्स्ट लिखिए। दीज आर, पहला लिखिए फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। दीज आर पहला नंबर देखिए, लिखिए फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। आपको ब्लड ब्रेन बैरियर याद नहीं आ रहा क्या? सब ब्लड ब्रेन बैरियर है, वो बोल रहा। गुड, याद तो कुछ रखा है। मैंने क्या बोला पहला? फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। ये जो फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर है ना, ये दो चीजों से बना होता है, ठीक है ना? किस किस से बना होता है, कौन बताएगा मुझे? स्किन, एपिथेलियल। स्किन होता है, फिर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल। क्या बोला? सर रेस्पिरेटरी एक है, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है और एक यूरोजेनिटल का। क्या? म्यूकस मतलब वो जो है ना, वो हेल्प करता है ट्रैपिंग द माइक्रो। म्यूकोसा बोलते हैं ना, म्यूकोसा, ठीक है ना? तो पहला इसमें लिखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ना। तो पहला पार्ट हम लोग ए डाल के लिखिए, स्किन। हर एजेंट्स के लिए पहला कौन आता है? स्किन आता है, चाहे वो एसिडिस से लेकर के मलेरिया, डेंगू कहीं तक हो, पहले स्किन से मुलाकात करनी पड़ती है, देन फिर कहीं और जा सकता है वो, ठीक है क्या? पहले स्किन में जाएगा, देन फिर कहीं और जाएगा। क्लियर है क्या? अगर हम लोग स्किन के बारे में बात करें, एज स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन ऑर्गन। अच्छा, स्किन के बारे में एक मोस्ट फेमस पॉइंट कौन मुझे बताएगा? डेड होता है। दिस द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन से बोलने वाले थे मैं। हाँ, पता है ये, पता है क्या? तो 5th 6th में पढ़ा था। वही स्किन इज
वही का मतलब वही ना, जो वक्त पर ना बोल पाए तो सब जानने से क्या फायदा। वैसे ठीक है, स्टॉक में ऑन रहना चाहिए। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर, मेन बैरियर, क्लियर, which prevents prevent the entry of microorganisms, क्लियर है क्या? और इसके अंदर एक पॉइंट लिख सकते हो, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है कैसा होता है, डेड होता है या फिर क्या होता है, लाइव होता है? Dead. आउटर मोस्ट layer of skin is dead, क्लियर है क्या? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। that's why the bacteria do not grow, they are not able to grow on the skin, क्लियर है क्या? और उसकी पीएच कितनी होती है? हेलो, दे डू नॉट ग्रो, पीएच, स्किन की पीएच, ऐसा आपको सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन फैक्ट यही है, स्किन की पीएच। सो बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो और इंटर इनटू इट, इनटू द स्किन, क्लियर है क्या? न्यूट्रल ही होगा ना, मतलब न्यूट्रल होगा। तो मैं लिखते पॉइंट लिख रहा हूँ ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। इनकी Seven पीएच, बेसिक होता है, स्लाइटली आंसर। अच्छा अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ, आप सुन के कब कह रह जाओगे। पीएच ऑफ स्किन इज 3 to 5, जो कि आपको उसका एहसास नहीं होता, समझे क्या? बाहर से डेड कवर है ना, उसको अंदर जाने से मिलता है उसको ये एनवायरनमेंट, समझ में आ रहा है क्या? जैसे आप लोग एसिटिक एसिड बोलता हूँ, विनेगर वगैरह या फिर वटेकन से लेमन जूस वगैरह पीते हो ना, उसमें भी तो एसिड होता है, पता चलता है आपको एसिड के बारे में? अच्छे तो वीक एसिड होता है ना। हाँ तो अच्छा, तो आप जो तो उसकी पीएच इतनी भी नहीं रहेगी, उसके अराउंड 5.56। वीक एसिड तो वो भी डाइल्यूट, और वीक एसिड तो वो भी होता है H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या आप उसको टच कर लोगे? नहीं ना, वो किधर वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। डाइल्यूट कर दिया ना, पीएच कम नहीं होने का। हाँ, पीएच किस पे होता है? डिपेंड करता है नंबर ऑफ H+ कितने सॉल्वेंट में है वो। अरे हाँ कि ना, कितना भी वीक हो क्या आप उन पे हाथ डाल दोगे? नहीं ना, गलती से करिए मत, अगर हाथ डालो पी भी लेना। आप कहना जितने भी जर्म्स वगैरह है ना, वो आप कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, तो खुद ही मर जाएंगे सर, उसमें क्या होगा? हाँ वही तो, बीमारी नहीं पड़ेंगे कभी, आप पता नहीं रहो ना रहो, मैं कहना बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ तो नहीं चलिए तो जाल, मैंने सिर्फ ये बोला कि बीमार नहीं पड़ेगा, आगे पता नहीं आगे क्या रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? तो पीएच कितनी होती है? 3 to 5, एंड दिस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, क्लियर है क्या? विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वरना ऐसा नहीं होने से तो स्किन में भी बैक्टीरिया ग्रो होने लगता और इन्फेक्शन कॉज करता रहता। ऐसा होता है क्या? बड़े हैंडसम हो, स्मार्ट हो। फंगल डिजीज तो होता है। हाँ, फंगल डिजीज तो होता है। तो ये क्या फ्रीक्वेंट है क्या? पिंकवॉर्म वगैरह फ्रीक्वेंट है क्या ये? नहीं, मतलब फिर भी होता है ऐसा। आपको पता है ना, जो मोनेरन्स होते हैं वो बहुत खतरनाक वाले, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उनके पास होती है, हाँ। तो कहीं पर भी रह सकते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग से लेकर थर्मल स्प्रिंग तक रह सकता है, इसलिए तो बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियंस, एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, हाँ कि ना? यस सर। जो 1000 डिग्री सेल्सियस में भी वो रह सकता है, ठीक है ना? विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। क्या ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? इसी के अंदर बी पॉइंट लिखिए, इसी के अंदर बी पॉइंट लिखिए, म्यूकोसा। अरे कौन सा सा? म्यूकोसा। म्यूकोसा सिरोसा नाम सुना है तुम लोगों ने क्या? म्यूकोसा, सिरोसा, ल्यूमेन। हाँ सर। कहाँ सुना है? लंदन में? ह्यूमन म्यूकोसा सर, वो एक लेयर होता है सर, और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हाँ सर, डाइजेस्टिव में है ना। मैंने आई थिंक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बोला, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला? म्यूकोसा। म्यूकोसा बेसिकली दिस म्यूकोसा कोटिंग ऑफ, बेसिकली दिस इज द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, क्लियर है? ऑफ रेस्पिरेटरी हो गया, जीआईटी हो गया, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, आल्सो हेल्प इन
trapping the microbes that enters our body. Clear है क्या? These mucosa contains mucosal cells and have cilia, and these cilia and mucosa traps the microbes which do not allow to microbes to go inside. बात समझ में आई क्या? जैसे हम लोगों ने बात किया था ना, कहां पर? जैसे हम लोगों ने बात किया था कहां पर? हाँ, जब स्पर्म ट्रेवल कर रहा था कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में कुछ सीलिया वगैरह था क्या? तो हमने देखा था क्या कि उसमें वो अटक रहा था ना, कुछ मान लो इस तरीके से वो सीलिया होते हैं, हाँ कि ना? तो बेचारा कुछ स्पर्म इसमें अटक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। वो जिस काम के लिए जा रहा था बेचारा काम ही नहीं हो पाया, वो वहीं पे ट्रैप हो गया, मर जाता है, हाँ कि ना? समझ में आई क्या? Yes, sir. तो यही दिस इज द म्यूकोसा होती है। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो क्या होती है? म्यूकोसा ये होती है जहाँ पर क्या होता है, एपिथेलियल लाइनिंग से बड़ी होती है। क्लियर? तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कोटिंग ऑफ, दिस इज द कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, respiratory as well as gastro-GIT, gastrointestinal tract and urinogenital tract, मतलब यूरोजेनाइटल। Urogenital. क्या मतलब? क्या मतलब? तो यूरोजेनाइटल साइनस हैं? क्या बोला? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो कॉमन चांस वाला। हाँ, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन का जो कॉमन पाथ होता है दैट इज द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसलिए हम लोग बात किया था ना, मेल्स में ऐसा ही होता है, जो कि इसमें कॉमन होता है, लेकिन फीमेल्स में ये अलग अलग होता है। इट हैज सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिनेशन एज वेल एज सेपरेट ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बट इन केस ऑफ मेल दीज आर सेम। क्लियर है क्या? तो इनके एपिथेलियम की लाइनिंग होती है जो कि इनको आगे ट्रेवल करने से रोकता है। बात समझ में आ रही क्या? Urogenital tract, so which helps in trapping the microbes, इतना आप लोगों ने लिखा क्या? हेलो? Yes, sir. It also help in trapping the microbes और इनके पास क्या होती है? सीलिया भी होती है क्या? हाँ, Entering in our body, तो सबके पास ciliated column ना, क्या होती है? ciliated column. Ciliated column। बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? they have cilia। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ये जो म्यूकोसा होता है आपके पास ना, बेसिकली दिस म्यूकोसा कंटेन्स mucosal cells and cilia। क्लियर है क्या? और यही जाने से प्रिवेंट करता है। these mucosa entraps the microbes, entraps the pathogens and cilia propel the microbes, मतलब दूर भगाता है क्या? propel the microbes। क्लियर है? प्रतिका क्लास में हो गया? सेकंड लाइन में एंट्रैप्स है। entraps, ENTRAPES, entraps मतलब उसको पकड़ता है, जाने नहीं देता है, अपने ट्रैप में ले लेता है। क्लियर है क्या? मतलब अपने सरफेस में जो उसका म्यूकोसा होगा ना, उसमें उसको अटैच कर लेगा, तो आगे तो ट्रेवल कर नहीं सकता वो। entraps the pathogens and cilia propels the microbes। क्लियर है क्या? तो ये आपका फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर में था। कहाँ था? सर प्रोपेल का मीनिंग क्या है? प्रोपेल का मतलब दूर भगाना। क्या मतलब होता है? दूर भगाना। मतलब उसको अंदर जाने देता ही नहीं। ओके सर। किसी भी चीज मतलब कोई भी मतलब कुछ भी दिक्कत हो पूछ लिया करो, ठीक है?
RT मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, UGT मतलब यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है क्या? हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, नंबर में कौन सा था ये? पहला ना, दूसरा लिखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा लिखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर। मतलब क्या होगा, जो भी ये बैरियर होगा ना, बाई सम डूइंग सम एक्टिविटी से ये बैरियर प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या, मतलब कि बेसिकली दे विल क्रिएट अ हार्श एनवायरनमेंट फॉर दोस माइक्रोब्स सो दैट के माइक्रोब्स आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यहाँ पर आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्लियर है क्या? इसमें हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट लिखेंगे? द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल process of body create adverse environment। क्लियर है क्या? फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब उसके लिए सुटेबल कंडीशन रहेगी नहीं तो कैसे ग्रोथ कर पाएगा? आप लोग सिर्फ लिख रहे हो या कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं आ रहा है? समझ रहा है सर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सोच लो, अभी जो डाउट्स वगैरह अभी पूछ लिया करो, बाकी डाउट्स अलग होते हैं, जो कंसेप्ट समझना है वो अभी है ना। मैं देख रहा हूँ सबके सब खामोश से लिखे जा रहे हो, ऐसा लगता है डिक्टेशन लिख रहे हो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ बाई सर। सम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिनकी वजह से उनका जो फेवरेबल कंडीशन था वो फेवरेबल कंडीशन ना, मतलब जो सूटेबल कंडीशन था वो ना होकर के एडवर्स कंडीशन बना देगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल पिकल्स वगैरह खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ऑयल रखते हैं, हाँ कि ना, एंड ऑयल उसके लिए सूटेबल कंडीशन है नहीं। अरे हाँ कि ना, नमक मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं एज प्रिजर्वेटिव्स, हाँ कि ना। तो मैंने क्या बोला? एडवर्स एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और वी कैन से माइक्रोब्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो? यस सर। yes, दोनों sir. एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या ले सकता हूँ, तो बताएगा क्या? जैसे अपने बॉडी में क्या है? सलाइवा इन द माउथ। ओके, मैंने बोला एसिड इन स्टोमक। क्या बोला मैंने? एसिड इन द स्टोमक। टीयर्स होगा और सलाइवा। नहीं, इससे पहले क्या बोला? सेलिवा इन माउथ। सेलिवा इन द माउथ, ऑब्वियसली माउथ में ही होगा, कहीं और नहीं होता है। तो एसिड भी स्टमक में होता है ना, फिर भी आपने लिखा है। क्या हुआ? तुम एसिड सिर्फ स्टमक में होता है, इसकी में बात नहीं की हम लोगों ने? तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक, ठीक ही होना चाहिए। अगला क्या है? टीयर्स। टीयर्स फ्रॉम आईज। बताना जरूरी कहाँ से आ रहा है ना, आंसू कहीं से भी आ सकते हैं। मगरमच्छ के आंसू हो गए, झूठ मूठ के आंसू हो गए ना। टीयर्स फ्रॉम आईज, इससे याद आया ब्लू आईज, हैव नॉट आईज ना। हाँ सुजल? all these prevent microbial growth। आप चाहो तो यही जो लेक्चर का टाइम है ना, इसी को आप अपने खुद के पढ़ने के लिए बना सकते हो। किसके लिए बना सकते हो? खुद के पढ़ने के लिए। बात समझ आ रहा है? नहीं समझा है? जैसे मैं इस दिन पढ़ा रहा हूँ ना, आपने लिख लिया, तब के तब लर्न करना है सर। हाँ इंस्टेंट, उसको ना इंस्टेंट लर्निंग। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हर चीज इंस्टेंट में कर लो, दैट इज द इंस्टेंट वर्ड। आगे नहीं, आगे बढ़ो मैं। यस सर। इसमें पहला पार्ट लिखिए फीवर। पहला पार्ट लिखिए फीवर होता है ना, एक होता है हे फीवर, एक क्या होता है? एलर्जी होता है वो तो पोलन एक होता है येलो फीवर। कोई ब्लैक फीवर भी होता है क्या? पता नहीं। हमें भी पता नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला फीवर के बारे में? तो जब फीवर क्यों आती है अपने पास? जब फीवर, इसके वजह से भी माइक्रोब से, देखो सारे के सारे माइक्रोब्स तुम लोगों की तरह हीट नहीं होते हैं, कुछ डेलिकेट भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर में ग्रोथ नहीं करते। हाँ शिभार्ष?
सारे माइक्रोब्स तुम लोगों की तरह हीट नहीं हुआ करते, कुछ बहुत डेलिकेट होते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ जाती है तो उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाते हैं, ठीक है ना। तो फीवर में लिखिए हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी inhibit the growth of bacteria. क्लियर है क्या? inhibit the growth of microbes. क्लियर है क्या? दूसरा लिखिए pH ऑफ बॉडी, pH ऑफ बॉडी, ठीक है। pH ऑफ बॉडी का मतलब क्या है कि एसिडिक pH of various body parts जैसे कि oral cavity, क्लियर है। स्टोमक, एक हम लोगों ने पढ़ा था अभी रिसेंटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्या था वो? वजाइना। अभी तो वहां पे इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं हो पाता है, इन सीवियर केस इन्फेक्शन हो पाती है तो बीमार होने लगते हैं। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बात समझ में आ रही है तुमको? हाँ सर। सी पार्ट लिखिए, कौन सा पार्ट? सी पार्ट सेक्रेशन। क्या लिखिए सी पार्ट में? सेक्रेशन। जैसे सेक्रेशन ऑफ बॉडी लाइक आईज, सेक्रेशन ऑफ बॉडी लाइक आईज, हेप्नोटाइज, है कि ना। सीबम हो गया, विच कंटेन्स लाइसोजाइम, है कि ना। हाँ सर। कंटेन्स, सलाइवा में भी होता है। हाँ, कंटेन्स लाइसोजाइम which destroy the microbes। आर्यन समझ में आ रहा है? जिनका हो गया वो तीसरा लिखें, सेलुलर बैरियर। जिनका हो गया वो लिखिए सेलुलर बैरियर। जिनका हो गया वो तीसरा पॉइंट लिखिए सेलुलर बैरियर। आगे बढ़ो। हाँ सर। सेलुलर बैरियर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से, मतलब काफी इसके अंदर पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सेल्स वगैरह आएंगे, कैसे सेल्स? WBC वगैरह, और यहाँ की ना फेगोसाइट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास हेल्पर सेल्स आएगा, टी किलर सेल आएगा, सारा यहाँ पर आएगा, क्लियर है। वी हैव आल्सो साइटोकाइन बैरियर। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे, पहला क्या बात करेंगे? सेलुलर बैरियर मतलब हम लोग सेल के लेवल बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा PMNL, नाम सुना है क्या? PMNL, हाँ, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, क्या? न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। We have neutrophils, we have monocyte, we have natural killer cell, and all these are the type of lymphocytes। और lymphocyte किसे बोलते हैं?
बी लिम्फोसाइट के लिए, जो बॉडी के लिए फाइट करते हैं। हाँ, मतलब कि अपने इम्यूनिटी का ये पार्ट्स है, हाँ के ना। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये कलरलेस होती है। ल्यूक मतलब हाँ। कलर, कलरलेस, और इसका मतलब सेल्स। तो कलरलेस सेल को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स से बोलते हैं, किसको? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या? प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेट्स को नहीं, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट से बोला। मुझे लगा हर वक्त खाने के चक्कर में प्लेट्स से तुम याद रहता है। तो हम लोग बात करें किसके बारे में? PMNL, प्ल्यूरो। सर हाँ सर, सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट लिखो आप लोग, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट्स। सेलुलर बैरियर में लिखे पहले, हाँ, उसमें फर्स्ट पॉइंट। उसमें मतलब ऐसे जनरल पॉइंट्स लिखिए, जनरल पॉइंट्स। पॉलीमॉर्फो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, दैट इज PMNL। और ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स है क्या? न्यूट्रोफिल्स। we have monocytes, ठीक है ना? and we have natural killer cells, natural killer cells, and the type of lymphocyte, natural killer क्या होता है? टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है। बात समझ में आ रही क्या? एंड ऑल दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड। क्लियर है क्या? अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव मैक्रोफेज। क्या होते हैं? मैक्रोफेज, फेगोसाइटिक सेल्स, जो कि क्या करता है? इनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर है क्या? इन टिश्यूज, in tissues which can phagocyte, which can phagocyte, clear है? which can phagocyte and destroy the microbes, and destroy microbes। इतना लिखा गया। यस सर। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा, इस A3 के अंदर पहला पॉइंट फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स में कौन कौन आएंगे? मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट। एग्जाम्पल लेके लिख लीजिएगा। आपके पास आएंगे मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स PMNL। क्लियर है क्या? PMNL वही जो न्यूट्रोफिल्स आपके पास। अच्छा, PMNL का मतलब क्या है ना? ये अलग अलग फॉर्म के होते हैं क्या? अलग जरूरत पड़ने पर किसी भी फॉर्म में घुस जाते हैं। मैंने समझ में आ रहा है क्या? इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट क्या है सर? हाँ सर, बट सारे WBC तो अमीबॉइड शेप में होते हैं, तो वो लोग बदल सकते हैं ना अपना शेप। तो यहाँ पे इसलिए तो पॉलीमॉर्फो है। फिर तो सारे WBC होंगे ना वैसे तो, मतलब। नहीं देखो, अलग आपके पास WBC दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं, और एक ग्रैन्युलर। हाँ, इसमें सब किसी का अपना स्पेसिफिक काम है। जो न्यूट्रोफिल्स है ना, इसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं क्या? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स को। क्लियर है क्या? दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड। PMNL न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है क्या? और कौन आएंगे? मैक्रोफेज वगैरह। ये सब के सब कौन सेल हैं? फेगोसाइटिक सेल्स है। मतलब ये इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर है? मैक्रोफेज। क्लियर है क्या? जैसे भी कि बाहर से पैथोजन इन्फेक्ट करता है, जैसे कि बाहर से पैथोजन इन्फेक्ट करता है, तो अपने अच्छा जब भी कोई टेस्ट वगैरह होता है ना, तो डॉक्टर्स देखते हैं। आप लोग भी कभी डॉक्टर बनेंगे, आई होप।
तो आप लोग ये देखेंगे जो जो देखो टेस्ट जो पैथोलॉजी वाला होता है वो लोग रिपोर्ट दे देता है क्या क्या है, क्या सैंपल में क्या क्या मिला, ठीक है। अब ये डॉक्टर देखता है, वैसे वो जो नॉर्मल से एक नॉर्मल रेंज होती है उनके लिस्ट में, तो वो उसको ऑलरेडी ब्लैक में हाईलाइट करके देखता है, तो डॉक्टर उसको थोड़ा सा ओवरव्यू में जाता है और बोलता है कि आपके अंदर यही है, ये हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ। जैसे मुझे हुआ था ना, मुझे फर्स्ट टाइम जो मुझे हुआ था तो ठीक है हो गया, अब मैं सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम ठीक हो गया, वापस अपना पढ़ाई में लगने शुरू किया था, तो मतलब पहुंच यहाँ जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पहुंचने के दूसरे दूसरे दिन से मुझे लगा मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब मैं फिर दिखाया गया, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि ऐसा दोबारा क्यों हुआ, तो वो कहने लगा कि इस पे तुम क्यों जाता है कि तुम दोबारा क्यों हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ होगा कि फर्स्ट टाइम जो उनके जो अपने पैथोजन थे ना वो कंप्लीटली इरप्ट आउट नहीं हुआ था, कुछ रह गया था, इसलिए दोबारा मुझे वो इन्फेक्शन हो गई और दोबारा मैं बीमार पड़ गया। तो ऐसा होता है कि कंप्लीटली अगर नहीं अगर रिमूव होगा तो वो रह जाएगा। इफ दे रिमेन इन द बॉडी दे ऑब्वियसली दे विल कॉज डिजीज, बीमारी कॉज करेगा। बात समझ में आ रही क्या? So these are the phagocytosis cell. By the process of phagocytosis, they will destroy the microbes और इस तरीके से अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। हाँ सर। एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको। क्या का फ्लो चार्ट? जैसे मान लो बाहर से क्या आया, इसका मैं तस्वीर बनाऊं। मानने के लिए मान लो ये क्या है, माइक्रोब्स है। क्या है? अरे क्या है? माइक्रोब्स। मतलब पैथोजन। तो मैं अटैक करने के लिए जा रहा है। क्या करने जा रहा है? दिस इज द पैथोजन। ठीक है, क्या है? एक पैथोजन है। तो जैसे ही पैथोजन कहां पर आएगा, ये कोई मैं बॉडी बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? बॉडी। बॉडी बड़ी हो गई क्या? चलो बॉडी छोटी हो गई, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा वो, इनके रिस्पॉन्स में अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो झलक दिखलाएगा ना, इसे बोलते हैं झलक दिखला जाना, क्या बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर आएगा तो क्या, अब इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा? एंटीबॉडीज आएगी। मतलब क्या करेगा कि जो आपके पास WBC है वो अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या करेगा? WBC अपना नंबर बढ़ाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब ये पैथोजन आया, क्या कॉज किया? इन्फेक्शन कॉज करेगा। पैथोजन आया, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो जैसे इन्फेक्शन कॉज करेगा तो जो नंबर ऑफ WBC होगा, नंबर ऑफ WBC होगा, इनका नंबर में इंक्रीज हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए? तो इसी में जो टाइप्स ऑफ WBC है ना, सम ऑफ द WBC विल शो फेगोसाइटोसिस नेचर, मतलब फेगोसाइटिक नेचर शो करेगा, जिनकी वजह से क्या करेगा, वो माइक्रोब्स को इनगल्फ करेगा और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। क्लियर है क्या? जिनकी वजह से इनके आने से आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो जाती है और ऐसा फील होने लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। अभी मैं रिसेंटली मैं तबीयत खराब हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं जाने वाला हूँ, पर गया नहीं, मैं रुक गया। तो ऐसा लगता है, फिर अपने बॉडी को मालूम चल चुकी होती है हाँ ऐसा कुछ हो रहा है अंदर, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रोब्स लड़ता है तो उसके उस हिसाब से बॉडी में इफेक्ट दिखता है। फिर बॉडी भारी होने लगती है, मन अजीब लगने लगता है, आवाज दबने लगता है, फिर कभी कभार गला ही टूट जाती है, आगे ना। तो जैसे ही आप अंदर आएगा तो क्या होगा? फेगोसाइटोसिस शुरू हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस will is exhibited by some types of WBC. ठीक है, और ऐसे ही WBC को क्या बोलते हैं? Such WBCs Phagocytic cells called phagocytes. बात समझ में आई? स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेगोसाइट्स होता है वो होते हैं मैक्रोफेजेस। क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स।
आगे बढ़ूं। और यहीं पर क्या Yes. होता है, इसके नीचे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जहां पर इन्फेक्शन होगा ना वहां पर मोनोसाइट्स को लिबरेट किया जाता है। यही मोनोसाइट बाद में किस में कन्वर्ट होता है, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला, वेट अ मिनट। आवाज आ रही है? हाँ। मैं क्या बोला, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन मोनोसाइट्स आर लिबरेटेड। मोनोसाइट्स आर लिबरेटेड, क्लियर, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। विच लेटर, इतना लिखा, क्या हो गया भाई, मुस्कुराहट चल रही तुम्हारे के पास? मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो, समझने का वक्त है। इससे याद आया मुस्कुराने की, आगे पता नहीं। हाँ सही कहा, मैं समझ गया तू क्या कहा ना। मैं भी तो कभी तुम्हारे विषय से गुजरा हूँ ना, सो आई कैन नो योर फीलिंग्स। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं और कदर भी करते हैं। आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। हाँ, विच लेटर कन्वर्ट इनटू, विच लेटर लिखा था पीछे, लिखा था लेटर हाँ सर। कन्वर्टेड इनटू, किसमें होता है, मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। And these macrophages, these phages are large irregular shaped cell that engulf microbes, virus, cellular debris. cellular debris पता है क्या? सेलुलर वेस्ट। मतलब जैसे घाव वगैरह बनता है ना, वाउंड्स वगैरह जब सूख जाते हैं ना, तो ये तो बाहर हो गया, वैसे कुछ अंदर भी होता है। वो सारे चीज को क्या बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं। सर खट्टी बोलते हैं क्या उसको, खट्टी जानते हो? चलो कोई नहीं, आप लोग नहीं जानोगे। तो क्या बोलते हैं, जो ड्राई पार्ट होता है ना सेल, जो आउट वाउंड्स में, वैसे सेल के अंदर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेब्रिस। तो क्या बोलते हैं, सेलुलर डेब्रिस, या आल्सो वी कैन से वेस्ट। एटीसी in response to an infection। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसमें लिखिए स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस,